भारत के इतिहास की कहानी में एक ऐसा भी वक्त था जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य बिखर गया और अपने पीछे छोड़ गया एक बहुत बड़ा खालीपन। और उसी खालीपन से, उसी शून्य से एक नई शक्ति का उदय हुआ। एक ऐसा राजवंश जिसने उत्तर और दक्षिण को जोड़ा और भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए एक नया आकार दिया। आज हम बात करेंगे सातवाहनों की। देखिए, इतिहास में अक्सर ऐसा ही होता है। जब एक बड़ी ताकत गिरती है तो वो दूसरी ताकतों के उठने का मौका बन जाती है। तो सवाल यह है कि जब भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया तो उसके बाद भारत का आखिर हुआ क्या? जवाब है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम, एक राजनीतिक शून्य। सोचिए जैसे कोई बहुत बड़ा पुराना पेड़ गिर जाए और उसकी जगह जो खाली हो वहां धूप के लिए छोटे छोटे पौधे एक दूसरे से लड़ने लगें। बस कुछ ऐसी ही हालत थी उस समय भारत की। कोई एक बड़ी सेंट्रल पावर नहीं थी, चारों तरफ बस अनिश्चितता थी। तो मौर्य साम्राज्य का ये जो पतन था, ये कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। ये वो दौर था जब भारत के राजनीतिक मंच पर नए नए खिलाड़ी सामने आ रहे थे और हर कोई उस खाली जगह को भरने की होड़ में लगा हुआ था। उस वक्त भारत का नक्शा देखिए, एक पचीकारी, एक मोज़ाइक जैसा था। अलग अलग शक्तियां अपने अपने इलाकों पर कब्जे के लिए लड़ रही थीं। उत्तर पश्चिम से शक और कुषाण जैसे विदेशी हमलावर आ रहे थे। पूर्व में कण्व वंश अपनी जगह बना रहा था और इन सब के बीच दक्कन के पठार पर एक नई शक्ति धीरे धीरे आकार ले रही थी, सातवाहन। और यही बात सातवाहनों को इतिहास में इतना खास बनाती है। वो सिर्फ एक और रियासत या राज्य नहीं थे, वो भारत के पहले दक्कनी साम्राज्य थे। एक ऐसी शक्ति जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक बहुत जरूरी पुल की तरह काम कर रही थी। एक ऐसा पुल जिसने व्यापार, संस्कृति और विचारों को ऐसे बहने दिया जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर ये नए शासक थे कौन? उन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई और एक ऐसे साम्राज्य की नींव कैसे रखी जो आने वाली कई सदियों तक कायम रहा? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक पहेली सामने आती है। उनकी पहचान को लेकर एक सवाल है, क्या उन्हें सातवाहन कहना चाहिए या आंध्र? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनकी जड़ों और उनकी पहचान की कहानी में और भी गहराई तक ले जाता है। तो इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, आंध्र उनकी जातीय या कह लीजिए कि ट्राइबल पहचान थी, लेकिन सातवाहन उनके राजवंश, उनके डायनेस्टी का ऑफिशियल नाम था। ये नाम हमें उनके सिक्कों पर, उनके शिलालेखों पर मिलता है। तो ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि दोनों एक ही हैं। इस महान राजवंश की कहानी की शुरुआत होती है सिमुक से। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक कंसोलिडेटर था, एक ऐसा शख्स जिसने मौर्यों के पतन के बाद दक्कन में बिखरे हुए हिस्सों को एक साथ जोड़ा और एक नए मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। सिमुक ने जो नींव रखी थी, उस पर आने वाले शासकों ने एक शानदार साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो अब हम सातवाहन राजवंश के सुनहरे दौर, उनके गोल्डन एज की बात करेंगे और मिलेंगे उन महान शासकों से जिन्होंने ये सब मुमकिन किया। इस राजवंश में हर बड़े शासक की अपनी एक खास भूमिका थी। सिमुक वो तो संस्थापक थे। सातकर्णी प्रथम ने वैदिक यज्ञों के जरिए साम्राज्य को बढ़ाया और उसे एक वैधता दी। फिर यज्ञश्री सातकर्णी आए जिन्होंने समुद्री व्यापार पर जोर दिया। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जो सबसे अलग, सबसे ऊपर चमकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी की। वो सातवाहन वंश का सबसे बड़ा नायक था, एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे और जिसने अपने साम्राज्य को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। ये उपाधि जो नासिक के एक शिलालेख से मिलती है, अपने आप में सब कुछ कह देती है। शक, यवन, पहलव नाशक, मतलब शकों, यवनों और पहलवों का नाश करने वाला। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था, एक घोषणा जो गौतमीपुत्र सातकर्णी को दक्कन के रक्षक के तौर पर स्थापित करती है, जिसने बाहरी हमलावरों को खदेड़कर अपनी जमीन की रक्षा की। लेकिन सातवाहनों की महानता सिर्फ उनकी फौजी जीतों में नहीं थी। उनकी असली विरासत, उनकी असली लेगेसी वो पुल था जो उन्होंने बनाया। एक ऐसा पुल जिसने सिर्फ उत्तर और दक्षिण भारत को नहीं, बल्कि विचारों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को भी जोड़ा। तो ये जो पुल था, ये 3 मजबूत खंभों पर टिका था। पहला था आर्थिक पुल,
जिसने दक्कन के बंदरगाहों को सीधे रोमन साम्राज्य के बड़े बड़े बाजारों से जोड़ दिया। दूसरा था सांस्कृतिक पुल, जहां ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म दोनों को शाही संरक्षण मिला, जिससे एक सहिष्णु समाज बना। और तीसरा, ये बहुत दिलचस्प है, प्रशासनिक पुल, जहां अधिकारियों को तनख्वाह के बदले जमीन देने का सिस्टम शुरू हुआ। इसे हम सामंतवाद या फ्यूडलिज्म का शुरुआती रूप कह सकते हैं, और इस सिस्टम ने आने वाली सदियों की भारतीय राजनीति को एक नया आकार दिया। सातवाहनों की कुछ बातें तो वाकई में बहुत ही अनोखी थीं। जैसे उन्होंने अपने सिक्के बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सीसे यानी लीड का इस्तेमाल किया। उन्होंने कला की एक बिल्कुल नई और शानदार शैली को जन्म दिया, जिसे हम अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उनके राजा अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम लगाते थे। गौतमीपुत्र मतलब गौतमी का बेटा, वशिष्ठीपुत्र मतलब वशिष्ठी का बेटा। अब ये नाम सुनकर दिमाग में एक सवाल आना तो लाजमी है, क्या सातवाहन समाज एक मात्र सत्तात्मक, एक मेट्रियार्कल सोसाइटी थी? क्या ये एक ऐसा समाज था जहां सत्ता महिलाओं के हाथ में थी? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, ये मात्र सत्ता नहीं थी। राज सिंहासन अभी भी पिता से बेटे को ही मिलता था। लेकिन ये नाम समाज में माताओं को दिए जाने वाले जबरदस्त सम्मान को जरूर दिखाते हैं। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही प्रगतिशील सोच थी, और ये हमें सातवाहन समाज की कीमतों के बारे में बहुत कुछ बताती है। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का एक अंत होता है, और हर साम्राज्य का सूरज कभी न कभी तो ढलता है। तो ये शक्तिशाली साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हुआ, और अपने पीछे ये क्या विरासत छोड़ गया? हुआ ये कि तीसरी सदी आते आते साम्राज्य पर चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा। राजपरिवार के अंदर ही गद्दी के लिए झगड़े होने लगे। पुराने दुश्मन जैसे पश्चिमी क्षत्रप फिर से ताकतवर हो रहे थे, और जिन सामंतों को सातवाहनों ने खुद ताकत दी थी, अब वही अपनी आजादी की मांग कर रहे थे। इन सब वजहों ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने सातवाहन साम्राज्य को खत्म कर दिया। और शायद यही एक लाइन उनकी पूरी विरासत को सबसे अच्छे तरीके से समझाती है। वो सिर्फ एक राजवंश नहीं थे, वो एक पुल थे। एक ऐसा पुल जिसने दो अलग अलग जमानों और दो अलग अलग इलाकों को एक साथ जोड़ा, और भारतीय सभ्यता के बहाव को एक नई स्थायी दिशा दी। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि सातवाहनों ने जो ये राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पुल बनाया था, वो भारत के भविष्य के लिए कितना जरूरी साबित हुआ? उन्होंने जो विरासत छोड़ी, वो आज भी हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।